Yes, Mansi, you were saying something regarding the pressure. नहीं, आई कंप्लीटेड। वही फ्लोर एरिया रेशियो में भी हम यही देखते हैं कि कितने एरिया पे एक टावर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसमें कितने जो फ्लोर्स हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स वुड बी मोर सुटेबल एंड सेफ अकॉर्डिंग टू अगेन लैंड पे कितना प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर्स या हाइट ऑफ द टावर। क्योंकि डिजास्टर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ देयर इज एन अर्थक्वेक। एंड डायरेक्टली वेदर पैटर्न्स में तो हम देखते ही हैं कि जो हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है उसमें क्लियर स्काईज होते हैं, जबकि लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वहां पे क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन ज्यादा देखने को मिलता है हमको। एंड साइक्लोन्स भी लो प्रेशर एरिया में ही क्रिएट होते हैं। और प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी मशीन है, तो वो भी यहाँ मेंशन है, स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड। Then next is regarding earthquake, which changed the Ganga river's course abruptly. कैसे चेंज किया है earthquake ने? तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई है बेसिकली, एंड उसमें बताया गया है कि एंशिएंट टाइम्स में एक earthquake हुआ था अबाउट 2005 years ago, जिसने गंगा रिवर का जो कोर्स है वो पूरा चेंज कर दिया है, जिसमें सेडिमेंट्स के सैंपल के थ्रू गंगा बेसिन को स्टडी किया गया है, बांग्लादेश में भी एंड इंडिया के अंदर भी। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो अर्थक्वेक है, इट इज इट हैज कॉज्ड एन मेजर शिफ्ट इन द गंगा रिवर्स फ्लो व्हिच इज डाइवर्टेड इट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पाथ। तो इस शिफ्ट की वजह से हम बोल सकते हैं कि नए रिवर चैनल्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे वाई शेप जो फॉर्म हो रही है रिवर के कोर्स के थ्रू, वो विजिबल अब होने लगी। तो ये अर्थक्वेक की वजह से ही शिफ्ट हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि ऐसा इतने बड़े लेवल पे ड्रामेटिक अगर चेंज हुआ है रिवर के कोर्स में, तो उसके इम्पैक्ट भी आए होंगे, लोकल पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट किया होगा। एंड इसके साथ साथ जो रिवर सिस्टम है उसका नेचर कैसे चेंज हुआ है वो भी ये हाईलाइट करता है एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस के अंदर। इसके साथ साथ वहां पे भी काफी सारे माउंटेन रीजन्स का ओरिजिनेशन हुआ है इस अर्थक्वेक के बाद, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है इंडो बुर्मा माउंटेन रेंज, शिलोंग प्लेट्यू, इन सब का ओरिजिन जो है वो इस अर्थक्वेक के बाद ही होने लगा था। इंडियन और यूरेशियन प्लेट जहाँ पे दोनों मिलती हैं वहां पे। सो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल कैसे पूरे रिवर के कोर्स को एंड जो टोपोग्राफी है उसको एक अर्थक्वेक जो है वो चेंज कर सकता है। A dream is an evolutionary series of visual और auditory imagery, emotion, thought अकर हो रहे होते हैं हमारे माइंड में ड्यूरिंग स्लीप और स्लीप लाइक स्टेट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा होता है, एक स्टोरी जारी होती है। ड्रीम्स आर primarily associated with REM and activated EEG। EEG क्या है ये देखना होगा। Then next, sucralose as the sugar substitute. It may help in diabetes. ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे है ना, जैसे कि सुक्रोज जो है रिप्लेसिंग सुक्रोज है, जो टेबल शुगर होता है, जो वाइट शुगर है, विच इज कंसिडर्ड टू बी मोर हार्मफुल। So sucralose जो है that is it can be used in coffee tea, found no adverse impact on the glucose levels, जिसको हम HbA1c levels भी बोलते हैं जब हम again scientific terms की बात करते हैं। So this is considered to be again a safer alternative to the white sugar we can say। and body mass index जैसे जो upper limit है, upper safer limit is 25 या 25 से कम होना चाहिए आपको body mass index। So उसके impacts को study किया गया, तो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी मच मोर सेफर, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो बहुत मिनिमल थे।
तो इवन अगेन डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। और एक और कीवर्ड जो है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, इट कैन हेल्प कट डाउन द कैलोरीज एंड द शुगर इनटेक, इंक्रीज द डाइटरी कंप्लायंस एट द सेम टाइम। सो नॉन न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशनरी पर्सपेक्टिव से दे आर नॉट सो बेनिफिशियल टू आवर बॉडी, बट अगेन एक जो स्वीट टेस्ट होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंथेटिक स्वीटनर है ना ये, सुक्रालोज, हाँ स्वीटर है आई थिंक। देन दी शुगर। एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब उसमें हेल्प, उसमें कोई चेंजेस नहीं लेके आता है, इसीलिए डायबिटीज में हेल्प कर सकता है हमको। सो इट इज 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, जो टेबल शुगर से सुक्रालोज आर्टिफिशियल स्वीटनर ही है एंड 600 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, बट इट हैज नो कैलोरीज, दैट इज व्हाई इट इज अ पॉपुलर चॉइस अमंग्स द पीपल। हम्म। यहाँ पे बात हो रही है यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉज के बारे में, जो रीसेंट अमेंडमेंट आया है अंडर द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कंजर्वेशन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 2023 में इस लॉ को हम बोल सकते हैं कि अमेंड किया था। 2021 में आई थिंक ओरिजिनली आया था, ताकि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके, मिस इंटरप्रिटेशन, फोर्स उनकी वजह से या एल्योरमेंट एंड फ्रॉड की वजह से जो कन्वर्जन हो रहे हैं उनको हम प्रोहिबिट कर पाए। सो की अमेंडमेंट्स अभी जो लाए गए हैं उसमें बात की है हमने कि पेनल्टी को इंक्रीज कर दिया गया है, एंड ऑल्सो जो बेलिंग की कंडीशंस हैं उनको भी अमेंड किया गया है, और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है बेल कंडीशंस को, जिसकी वजह से जो एक्यूज होगा उसके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। सो हाई जुडिशियल अथॉरिटी डिस्क्रिशन, बेल इज सब्जेक्टेड टू हाई जुडिशियल अथॉरिटी डिस्क्रिशन। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग प्रोविजन जो हैं ऐड किए गए हैं टू एड्रेस द कंसर्न्स अबाउट द फॉरेन फंडिंग, जो कि इन अनलॉफुल कन्वर्जंस में एड कर रहे थे। देन रजिस्ट्रेशन और कंप्लेन जो है वो कैसे फाइल किए जाएंगे, तो वो पहले सिर्फ इंडिविजुअल फाइल कर सकता था, अभी उनके फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स जो हैं, कोलीग्स हैं, वो भी फाइल कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म इसी चीज को लेके आ रहा है कि दिस लॉ कुड बी मिसयूज्ड टू टारगेट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एंड उनके रिलीजियस फ्रीडम का क्या होगा फिर। सो इंटरफेथ मैरिजेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा, अगर वॉलंटरली कन्वर्जन हो रहा है तो उन कपल्स को कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। सो मानसी दी, क्या आपको लगता है कि जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है हर एक इंडिविजुअल का, उसको ये हैम्पर करेगा आगे जाके इतना नहीं, हैम्पर नहीं कर सकता। हाँ, हैम्पर तो नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ लेजिस्लेटिव मेजर, एंड जो अगेन कोercive मेथड्स हैं ऑफ कन्वर्जन टुवर्ड द डिफरेंट लॉ, तो उसके अगेंस्ट मेन पर्पस सही है, और जो आपने मिसयूज के पॉइंट्स रेज करे वो भी वैलिड है। तो कितना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की ये बात करता है लॉ, एंड कितना इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो इस चीज को डिसाइड करेगा। एंड व्हाई दिस law is important is for the protection of the fundamental rights, right to religion, freedom of religion, guaranteed by articles 25 to 28। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कन्वर्जन की बात करता है फंडामेंटल राइट। तो वॉलेंटरली अगर आप खुद का रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इवन ऑफ अदर पीपल, बट इवन इफ दैट इंक्लूड्स सम एलिमेंट ऑफ फोर्स और coercion, then that is not permitted by the fundamental right under these articles. The next is regarding the UK has the UK changed its stance on the ICC arrest warrants? सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उन्होंने जो अरेस्ट वारंट्स इन्फोर्स करने की बात की थी उसमें बात की जा रही है कि क्या यूके जो है उनकी पॉलिसी में शिफ्ट देखा गया है रिसेंटली। सो यूके ने मॉडिफाई कर दिया अपनी अप्रोच को रिगार्डिंग द आईसीसी अरेस्ट वारंट्स, पर्टिकुलरली कंसर्निंग इंडिविजुअल्स के लिए फ्रॉम द स्टेट्स जो कि आईसीसी मेंबर्स हैं ही नहीं। सो ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि वो लिमिट कर देंगे अपनी इन्वॉल्वमेंट को इन द अरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर सब्जेक्टेड टू दीज वारंट्स। एंड अगर
उन कंट्रीज से हैं जहाँ पे आईसीसी के ज्यूरिसडिक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उस केस में ये पॉलिसी स्टैंस में चेंज देखा गया है। आईसीसी की बात करते हैं तो इट इस इट यहाँ पे बात की जाती है कि कौन से इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है फॉर द क्राइम्स, जैसे कि जेनोसाइड या फिर वॉर क्राइम या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वहां पे जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर बेसिकली जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो रिलाय करता है एक तरीके से कि वो उन ऑर्डर्स को इन्फोर्स करें। बट सारी कंट्रीज जो है वो आईसीसी की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, इसलिए जिन कंट्रीज में रिकॉग्नाइज नहीं करती है वहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये जो डिसीजन है ये कंसर्न भी उठाता है जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा ये, एंड ऑल्सो जो पोटेंशियल है इंटरनेशनल टेंशंस का, क्या वो इंक्रीज होगा ऐसे अरेस्ट के रिगार्डिंग। सो ये क्रिटिक भी किया जा रहा है कि आईसीसी की जो अथॉरिटी एंड इफेक्टिवनेस है उसको भी अंडरमाइन करता है, एंड क्या मैसेज भेज रहा है ये जस्टिस के लिए, क्या सिलेक्टिव जस्टिस है या फिर सबके लिए जस्टिस है। सो ओवरऑल यही देखा जा रहा है, यही जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस देखी जा रही है इन दी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। Right. कुछ important facts जैसे the ICC was established by Rome Statute and it came into force in 2002 and जो main function है court का that is to prosecute individuals. It cannot prosecute the cases related to states or a country. So it is only individual specific and that too against in 4 types of crimes. So one is genocide, second is crimes against humanity, third is war crimes, and fourth is crime of aggression. And headquarters is in Netherlands, Hague. Apart from this, 123 countries are currently a part of the ICC, which is again including US, China, India, Russia. Okay, US, China, India, and Russia, they are not the members of this. So ये एक exception point आ गया. And challenges is कि we are seeing कि जो focus है ICC का, that is disproportionately on Africa. So again, इसकी unbiased functioning के ऊपर questions उठते हैं. And when it comes to arresting the individuals, so we are seeing कि there is the help of the police force of the different respective countries is taken. So whether that is being done in a transparent manner or not, तो एक ये question उठता है regarding its functioning. So these are important points related to it. Yes. The next is regarding the role of NDMA. तो बिल प्रपोज किया है टू अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज यही किया जा रहा है कि हम स्ट्रेंथन करने की तो बात कर रहे हैं, रोल तो एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, बट क्या हम जो स्टेटस है उसको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर स्टेटस ही स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे एनडीएमए का तो हम इम्प्लीमेंटेशन आगे आने वाले टाइम में कैसे करेंगे। तो नए टाइप ऑफ डिजीजेस जो आती हैं या फिर इवॉल्विंग नेचर है थ्रेट्स का, जिसमें पैंडेमिक आ जाता है, साइबर अटैक आ जाता है, क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन सभी एस्पेक्ट्स में ब्रॉडन करेंगे एनडीएमए का रोल, एंड मेक श्योर कर पाएंगे कि जो एनडीएमए है वो वाइडर रेंज ऑफ डिजास्टर सिनेरियोज को एड्रेस कर पा रहा है, एंड उसकी जो स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाएगा एनडीएमए के बीच में और दूसरे गवर्नमेंटल एंड ऑल्सो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के बीच में, ताकि एक स्ट्रक्चर तरीके से इंटरेक्शन हो पाए। अगर स्टेट लेवल पे भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनका इंटरेक्शन कैसे हम करें नेशनल लेवल पे अथॉरिटीज के साथ एंड देन लोकल बॉडीज के साथ, एंड ऑल्सो अगर हमें कोलैबोरेशन करना है किसी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ तो कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे। सो उसमें भी ये हमें हेल्प करेगा इनहांस कोऑर्डिनेशन में, जो कि इस अमेंडमेंट बिल में बात भी की जा रही है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना चाहिए, जैसे जीआईएस सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इंटीग्रेशन से भी एनडीएमए के जो ऑपरेशन है वो और सीमलेस हो पाएंगे, डिजास्टर प्रिडिक्शन बढ़ पाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट हो पाएंगे तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, रियल टाइम रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। बट इसके साथ साथ कुछ शॉर्टकमिंग्स की बात हो रही है जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, जैसे कि एनडीएमए का रोल तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, बट क्या साथ में जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है क्या उसको एड्रेस कर रहे हैं हम। प्रोविजंस, क्या हम यहाँ पे प्रोविजंस लेके आ रहे हैं कि एनडीएमए की जो ऑटोनॉमी है उसका क्या होगा, रिसोर्स एलोकेशन जो होता है, जो कि उसकी इफेक्टिव
इफेक्टिवनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, उसका क्या होगा? तो रिसोर्स एलोकेशन जैसे बजटरी सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे चैलेंजेस अभी भी हैं, एंड उनको कैसे हम एड्रेस करेंगे आगे आने वाले टाइम में, वो एक मेन इशू होगा। इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस कैसे करेंगे, जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके लिए। सो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीएमए, जिसके लिए ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होगी तो एनडीएमए का जो स्टेटस है वो भी स्ट्रेंथन हो पाएगा, और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस जो है वो और कम हो पाएगा, एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स जो है वो बढ़ पाएंगे। तो इसका इम्प्लीकेशन डायरेक्टली आएगा कि कैसे ऑपरेशंस को टेक आउट किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है डिफरेंट एजेंसीज के बीच में, एंड ओवरऑल डिजास्टर्स के लिए हम कितना प्रिपेयर्ड है। सो ये सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड ऑल्सो डिजास्टर डेटाबेस भी क्रिएट किया जाएगा अंडर द एनडीएमए, एंड कंपनसेशन की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज के साथ साथ मैन मेड डिजास्टर, उनको भी इंक्लूड करने की बात हो रही है, जैसे कि पहले मैंने बोला था साइबर अटैक्स, जो कि एक मैन मेड डिजास्टर की कैटेगरी में ही आ जाएगा। बट कुछ इश्यूज अभी भी हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जीएसटी ऑन हेल्थ। सो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की यहाँ पे बात हो रही है, जिसपे जीएसटी लगेगा, एंड जीएसटी रेट जो है इट इज अराउंड 18%। सो ये जो प्रीमियम अमाउंट लगाया जा रहा है, दैट इज टू बी पेड बाय द इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो इसकी वजह से कंसर्न है कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल जो कॉस्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का वो इम्पैक्ट कर रहा है। सो कैसे अफोर्डेबल बनाएंगे हम हेल्थ को? ऑलरेडी जो मिडिल क्लास है या फिर वल्नरेबल सेक्शन है, वो ऑलरेडी उनके लिए चैलेंजेस एग्जिस्टिंग है हेल्थ केयर को एक्सेस करने में। तो जो हाई जीएसटी रेट है वो लोगों के लिए डिफिकल्ट कर सकता है हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज करने में। सो कैसे पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे हम ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इन दी कंट्री? पहले ही जो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है कम है, हाई कॉस्ट होने की वजह से बोल सकते हैं कि लोग और ज्यादा डिस्करेज हो जाएंगे, फैमिलीज के ऊपर बर्डन इंक्रीज होगा, सेफ्टी नेट नहीं होगा, फैमिलीज के ऊपर टैक्स बर्डन होगा, फैमिली फाइनेंसेस में भी टेंशन क्रिएट करेगा वो, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस जो ओवरऑल है उनके बढ़ जाएंगे। तो ऑपोजिशन भी यहाँ पे यही डिमांड कर रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं एंड कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यही कंसर्न रेज किया है कि जो जीएसटी के रिगार्डिंग जीएसटी जो लग रहा है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, तो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, एंड हेल्थ को कंसिडर करना चाहिए एज एन एसेंशियल सर्विस, क्योंकि हेल्थ जो है वो हमारी नेचुरल राइट एक तरीके से, प्रिविलेज नहीं है। तो उस राइट को एसेंशियल सर्विस की तरह हम ट्रीट करेंगे तो ही बोल सकते हैं कि पर्सपेक्टिव जो है लोअर टैक्स रेट का, उसकी तरफ भी हम बढ़ पाएंगे एंड एक्सेसिबल बना पाएंगे पूरे पॉपुलेशन के लिए। एंड ऑल्सो जो वल्नरेबल सेक्शन है उसका क्या होगा? तो स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए यहाँ पे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शन के लिए, जहाँ पे लोअर जीएसटी रेट लगना चाहिए, जैसे सीनियर सिटीजन है या फिर लो इनकम हमारी जो कम्युनिटी है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस उनके लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, एंड सेफ्टी नेट भी नहीं होगा तो आगे जाके वो हेल्थ केयर को एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। सो करंट जीएसटी रेट तो 18। इसमें 18% है, और इसमें एक चैलेंज तो यही है कि जो 18% जीएसटी रेट है, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया व्हेन वी कंपेयर इट विद द अदर कंट्रीज ग्लोबली। सेकेंड चैलेंज इज कि वी आर सीइंग कि जो रेट ऑफ प्रीमियम भी है, दैट इज ऑल्सो बीइंग इंक्रीज्ड बाय क्लोज टू 50% बाय फ्यू मार्केट प्लेयर्स। सो वो ऑलरेडी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट देर इज 18% ऑफ जीएसटी। सो जो गोल है IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, to secure insurance for all by 2047. So whether that is feasible to meet this goal or not is the question. So one recommendation is that we need to rationalize the GST rate. तो इसको मेडिकल इन्फ्लेशन टर्म किया जा रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन।
मेडिकल इन्फ्लेशन। एंड इसमें एक डाइकोटमी ये भी है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, रेट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया, उसको भी ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करते हैं, तो वो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है, दैट इज हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, बट हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट भी ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है इंडिया के केस में। हम्म So here when we see the yen carry trade, so yesterday also we covered that yen is strengthening, which is the Japanese currency. So investors borrow in the low interest currencies like the yen, and then they are using cash to invest in the high interest assets. So जो बीच का difference बच गया, that is what they are earning, या उनका जो profit है वो हम बोल सकते हैं। तो इंडिया के लिए इस केस में अगर yen is strengthening, which means it is appreciating, एंड इसको हम डिफरेंट वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट येन। सो इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए तो बेनिफिट है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपोर्ट्स, बिकॉज जापान के साथ वी आर इन अ ट्रेड डेफिसिट, सो इंपोर्ट्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, आवर बोरोइंग्स जो डेट कॉस्ट है दैट वुड आल्सो गो अप। सो दैट इज द चैलेंज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। Water-starved Punjab plans for new irrigation canal raise several concerns. So one question is कि जो new irrigation canal हम बनाने की बात कर रहे हैं, which is the again the SYL canal, जिसके ऊपर again there is interstate water dispute also between Punjab and Haryana. So whether that is really a solution for the challenges or the water scarcity problem that we are seeing. We know that the groundwater level that has been reduced, and even the recharge rate is not that adequate. And secondly, we can also say कि जो climate change की वजह से we see कि heavy downpour in a very short time period, so उसकी वजह से water is not able to get absorbed in the soil and water table तक नहीं पहुंच पाता है, and साथ ही साथ it also creates an additional problem, that is of soil erosion, which again impacts the productivity of agriculture sector. So water starve पंजाब के लिए solutions, like long term sustainable and stable solutions actually क्या हैं, that is one thing. So यहाँ पे we see कि पंजाब में the name suggests Punjab, so it is land of 5 rivers. So you can see Ravi is also northernmost Punjab में, if you have a look at this map, Ravi river is flowing, Beas and Satluj दोनों meet करते हैं पंजाब के अंदर, and then it flows, and I think इसको फिर हम सतलुज रिवर ही बोलते हैं, after it the both the rivers joins. So भाखड़ा मेन लाइन, यहाँ पे मालवा कैनाल कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है. So whether this would provide long-term solution or not, because these are although these are perennial rivers, so this is one of the new proposed, and also this can be again somewhere we can say ki provide a resolution to the dispute also over the Satluj Yamuna Canal water sharing between Punjab and Haryana. So more water will be available through this in the different regions of Punjab like Bhatinda, Zira, and even when we are talking about the like Bhakra Dam से पंजाब को कितना water supply मिलता है, तो it gets only 68% of its allowance from Bhakra Dam. Rajasthan is getting about 125%, Haryana 110 and 115%. So this is also one point of dispute. Challenges before the government is again firstly the funds, and जो additional debt burden आएगा because of this investment, because we are seeing specifically जो southern states है वहाँ पे ये trend देखने को मिल रहा है एक तरीके से, the fiscal mismanagement, because of which again the states are demanding more financial devolution from center, but again वो भी कोई solution नहीं है. So उस case में we are talking about कि कैसे states का जो borrowing है वो और increase हो जाएगा, उसकी वजह से additional debt burden create हो सकता है. And even when we are seeing जो trend है as far as the capital expenditure and revenue expenditure at the state level is concerned, so वहाँ पे भी we are seeing more shift towards the revenue expenditure, so which will not be helpful in terms of repaying the future debt payments on the part of state. So role of NABARD, state is looking at securing funding from NABARD.
So in this case, one we can say that because of again the more concretization, the land absorption capacity that has suffered. So we need to work more upon increasing it through construction or through creation of more lakes, more ponds we can make, so that again absorption increases, the aquifer rate, the rate of aquifying the groundwater that increases. One is this thing, and जो एक शॉर्ट टर्म के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो सरप्लस रीजन्स है वहां से हम डेफिसिट रीजन्स में वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं. So shift in the US to autocratic trends. Now we are seeing ki again the rallies are being conducted for the again presidential elections, upcoming presidential elections. So in this case, we have talked about ki if the Donald Trump administration makes a comeback, so India के लिए क्या challenges और increase हो जाएंगे. So as we've seen before also that in this case, firstly, the challenge would be on the part of the trade relations, because पहले भी ये बोला जाता था कि India used to export more to US compared to what we are importing. So एक time पे additional pressure India के ऊपर create किया गया कि India को अपने imports USA से भी increase करना पड़ेगा. तो एक तरीके से there was this element of force which was being imposed. And then जब हम बात करते हैं Indian immigrants into USA और the Indian diaspora या जो ease of availability of the visa है, for example the H1B1 rules, they were made more stringent. So that is one thing. And जो campaign था Make America Great Again, so there we were seeing preference to the American population when we talk about employment opportunities. So that is one thing. And then when we are talking about again different racial attacks which are being carried on Indian population, the people of Indian descent also, and these are certain challenges. And even जब हम international bodies उनकी functions की बात करते हैं, for example WTO का dispute resolution mechanism में, so it was during Donald Trump's regime only that he in a way he blocked the functioning of the dispute resolution mechanism of WTO by blocking the appointment of a member there. So more populist extremism is a new normal of the political right that has taken over the Republican Party. So now let's see who is going to win. So our vision and target for being a $30 trillion economy by 2047 when we complete 100 years of independence. So here we are seeing what are the like important sectors, कौन से areas हैं हमारे लिए जहाँ पे growth होना important है, and कौन से challenges भी हैं जिनके साथ deal करना important है. So one is that if you want to be again a $30 trillion economy by 2047, so we need to grow at 7% plus GDP growth rate. That is important, so that again we are able to function more closely towards our potential GDP level. One aspect is that we need to look into is how we can reduce the income and the wealth inequality in India. This is one area. Then when we're talking about achieving the true potential of India's working age population, that is called the demographic dividend, leveraging that advantage that we have. In that case, skilling is important, and recent budget may we also saw that the employment incentive scheme was a major transformatory change that would also help in increasing our labor force participation rate up till like currently it is 37% for the female. So that is increased. Earlier we used to talk about it was 33%. So that has been increasing. How we can take it to 50%. So role of skilling is important there. And internationally, when we're talking about employment intensive schemes in the manufacturing, we have the advantage of the low skilled labor force that is advantage of the cheap labor force that we have, but again skilling is important there, and internationally we face competition specifically in manufacturing from even the Southeast Asian economies like South Korea है, Taiwan, Japan, Vietnam. आज हमने बात करी तो इनको Asian tigers भी बोलते हैं because they are growing in double digit numbers.
1960 से 1990 के बीच में। तो टेक्सटाइल सेक्टर की एक हमने बात करी, कैसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के अंडर वील बी एबल टू इंश्योर दैट देयर इज मोर एफडीआई और मोर अगेन प्रेफरेंस फॉर इंडिया ओवर वियतनाम। सो क्लस्टर लेड इंडस्ट्रियल मॉडल जो हमने आज बात भी करी इन डिटेल, और मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर आने के लिए हमने बात करी है कि इंक्रीजिंग आवर पर कैपिटा इनकम टू $18,000 पर कैपिटा बाय 2047, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टू मूव आउट ऑफ दिस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस मिडिल इनकम लेवल. So Bangladesh and the rights of minorities is significant. So in this case, we are seeing attacks being carried out against Hindus in Bangladesh. So it is against the fundamental spirit of anti-discrimination, student movement. Hindu temples, they are being burned and they are being damaged. So apparel exporters, they see global orders partly shifting to India amid the crisis in Bangladesh. तो question यही उठता है कि क्या हम इसको आगे भी sustain कर पाएंगे once the normalcy return back to Bangladesh. So this is now again an advantage for India. So ready-made garments represent 85% of the Bangladesh merchandise exports. And overall जो 70% बांग्लादेश के exports है वो ready-made garments में ही हैं. So this is again एक aspect जो हम बात कर चुके हैं. This is an advantage. और यहाँ पे वही figures में we are having कि जो बांग्लादेश का शेयर है in India's ready-made garments imports, इंडिया कितना import कर रहा है in the ready-made garments, तो वो 40% है. तो ये हमारे लिए supply chain disruption का एक challenge emerge हो रहा है. So इसको हम क्या substitute कर पाएंगे from different countries, that is to be seen. And टॉप गुड्स जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, दैट वुड आल्सो गेट हैम्पर्ड. जो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मेजर सेल्स वी आर सीइंग दे आर ड्रिवन फ्रॉम इवन बांग्लादेश, सो उनकी परफॉर्मेंस पे भी हैम्पर होगा, जो कि अगेन इंडिया बेस्ड कंपनीज हैं. सो अदर चैलेंजेस हमने कल भी बात करी. वन इज द कनेक्टिविटी थिंग एंड द सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. So Akhora Agartala railway link is there, and then Khulna link is there, which is again a railway link. So connectivity of Northeast India and the safety of travel is a concern. So bullied in Paris, targeting of Iman Khalif. Show sports is still a long way from equality, on field and off it, दोनों. So again यहाँ पे guidelines of International Olympic Committee. So उसमें एक section था, treatment of the sports people who do not conform to the stereotypes, whether it is against like women also, gender basis पे भी हो सकता है, and racial basis पे we are seeing certain cases coming up, which is really unfortunate. So this regard is the distinction between the biological sex and gender identities of a piece with the disinformation and the ignorance. Like India के जो athlete है again Duti Chand, even she had to go through this. So it should be, the focus should be on again fair participation. We should have a level playing field. Solidarity should be visible there, and it should be merely on the basis of your performance. Why you are being judged on the basis of your skin tone and color or the religion which you are coming from. एंड ऑल्सो बोल सकते हैं कि साइबर बुलिंग और रेसिज्म का एक एग्जाम्पल हो सकता है. हाँ, मिसोजिनिस्टिक राइट. अगर यहाँ पे हमें पेरिस ओलंपिक्स में अगर ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो दिस विल फ्यूल अप अगेन मोर हेट even on social media platforms also. So this is against the fair play and the sporting spirit. You are sports person, but again जो mentality है वो वहीं उन्हीं चीजों में rooted है. And कल recently एक again we were expecting gold from, or even gold या फिर आप silver की बात करो, from Vinesh Fogart, but she has been disqualified because she's been considered to be overweight, above 50 kg, 50 kg and 100 grams was her weight. So
she's been disqualified. So this is like really unfortunate. And her performance, her form was really well. She again defeated this player in the picture, which we can see also. She was a Japanese player, and she has not even like lost even a single international match. So एंड इस इंसिडेंट ने हम बोल सकते हैं ये भी हाईलाइट किया है कि एथलीट्स जो हैं उनके लिए और सपोर्ट होना चाहिए। एंड क्या ये डिस्क्वालीफाई जो किया गया है ओनली ऑन द 100 ग्राम्स ऑफ बीइंग ओवरवेट, क्या वो किसी बायस की वजह से हुआ है, या फिर वो डिसीजन हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए हमको, थोड़ा मार्जिन और प्रोवाइड नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग दी वेट कैटेगरी? सो वो हाँ, भी एक इश्यू इसमें जो पॉइंट रेज किया गया बाय हर अगेन न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर वाज कि वी हैड लेस टाइम, वी जस्ट हैड 12 आवर्स। तो 12 आवर्स के अंदर आई थिंक शी एक्सीडेड बाय 2.7 kg, तो ओनली 100 grams was left to reach again 50 kg mark. तो it shows कि मतलब every possible thing was tried and done medically. It should be safe also for her health also. तो let's see अभी क्या होगा इसको। I think इस decision को challenge भी किया जाएगा because this issue has been taken up even in the parliament also. एंड सेम But again जो इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुए थे, रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ था, तो that was driven by her. So क्या उस टाइम पीरियड पे जब अगर हम इवन हमारे नेशनल सेंटिमेंट की बात करते हैं कि जो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है टू दीज एथलीट्स, वी वर नोइंग कि पेरिस ओलंपिक्स दे आर लाइक वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट। सो उस टाइम पे जो टाइम गया इन दी प्रोटेस्ट, अगर वो टाइम वहां नहीं जाता एंड दैट वुड हैव बीन अगेन इन्वेस्टेड इन हर ट्रेनिंग या फिर अगेन टेकिंग केयर ऑफ हर वेट, सो क्या ये इंसिडेंट इमर्ज होता नहीं होता। तो इवन domestically ensuring what kind of environment are we providing, how much we are focusing upon the sports, not just in terms of availability of infrastructure and the finances or the food items that we are making available, or the different trainers are there, equipments are there, but सबसे पहली चीज आती है उनकी rights. So उस पे हम कितना फोकस कर रहे हैं। And definitely she'll be again a great inspiration for entire India, for entire youth. And we are hoping for the best. अब आने वाले टाइम में क्या होता है। So that's all for the day. Thank you so much for joining us on Insarkari, and stay tuned for further detailed discussions with us.